हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का एक हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो है चैप्टर 6। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। अब पूरी तरीके से हम बेसिक से आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर पूरी तरीके से हमने फिजिक्स की कंप्लीट करा दिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को भी बेसिक से हम इंट्रोडक्शन इसका करते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हम आपको बता दें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। अब इसका पहला लेक्चर है, पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ेंगे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है, पहले मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। ये आप समझ के होंगे। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि सपोज डेट ये एक चुंबक है, ध्यान से बाबू समझिएगा। सपोज डेट ये एक चुंबक है हमारे पास, ठीक है ना, जिसका ध्रुव मान लेते हैं ये N ध्रुव है और S ध्रुव है। N मतलब नॉर्थ ध्रुव, S मतलब साउथ ध्रुव, ठीक है ना। अब ये जो चुंबकीय हम कह सकते हैं कि ये एक चुंबक है। अब चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। तो ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। अब इस चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। इससे इस चुंबक से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी। निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी? ऐसे भी निकल रही होंगी, ऐसे भी निकल रही होंगी, ऐसे भी इस तरीके से निकल रही होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं ये क्या है? तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये सभी क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये हमारा क्या है? चुंबक है। ये चुंबक का चारों ओर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो सभी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं इनकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पर सभी की संख्या को नहीं, केवल उन्हीं को जो चुंबकीय क्षेत्र में, या हम ये कह सकते हैं चुंबक के पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बनाकर ये बाहर निकल रही हैं, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर निकल रही हैं, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाकर बाहर निकल रही हैं। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाकर नहीं निकल रही हैं तो ये नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाकर ही निकल रहे हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, सभी जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत चुंबक के या चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकल रही हैं, ये सभी लंबवत निकल रही हैं, केवल उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इन सभी को नहीं कहेंगे, जो लंबवत नहीं है उनको नहीं हम गिनेंगे, ठीक है ना, उनको गिनती नहीं करेंगे। तो हम यही कह रहे हैं ये टोटल चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बताइए, आप कह नहीं देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप कह देंगे। यही बात लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो होता है चुंबकीय फ्लक्स φB इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा होता है। यहाँ पे AB cos थीटा ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है, जो है AB cos थीटा। क्या होता है जी? चुंबकीय फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है AB cos थीटा,
ठीक है ना। बहुत सारे बुकों में अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है, जहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी कॉस थीटा लिख दें या बी ए, सबसे अच्छा होता है बी, पहले चुंबकीय फ्लक्स को हम लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिख देते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख देते हैं। ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं या बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बुक में ज़्यादातर ऐसे ही दिया है तो ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, और यहाँ पे ये कॉस थीटा क्या है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सपोज डेट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, सपोज डेट ये एक चुंबक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सपोज डेट ये एक चुंबक है, ठीक है ना, चुंबक का पृष्ठ है। अब ये चुंबक का पृष्ठ है, ये इसकी क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष हो गया। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे मान लेते हैं सपोज डेट ये इस चुंबक पर ये लंब है, ठीक है ना, ये एक चुंबक पर लंब है जी, ये इस चुंबक के पृष्ठ पर ये लंब है। और सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस ओर है, ठीक है ना। ये जो चुंबक है इसका ये पृष्ठ है जो है ए, ठीक है ना, इस चुंबक का पृष्ठ है ए। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, बी क्या है, तो बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, या हम ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ पे ए क्या है, इस चुंबक का पृष्ठ है, इस चुंबक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा क्या है, तो लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे 2-3 बातें पूछी जाती हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला एक पूछ लिया जाता है हमसे मात्रक, दूसरा हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशि होती है, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि होती है, और तीसरा हमसे एक और पूछ लिया जाता है जो है बीमा, या हम कहते हैं बीमीय सूत्र। मात्रक पे यदि हम बात करें तो मात्रक इसका होता है वेबर, ठीक है ना, या वेबर याद रखें या टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बात को आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि एक तो हमारा वेबर हो जाएगा और दूसरा हम ये कह सकते हैं टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक अगर हम राशि पर बात करें तो राशि कौन सी होती है, तो ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है ना। ये कौन सी राशि होती है जी, तो ये एक अदिश राशि हमारा होता है। और यहाँ पे बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे ML2T-2A-1, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो ये बीमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे, ML2T-3A-1 होता है। तो ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स का टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पर आपको जानकारियाँ प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगर समझ में आ रहे हैं ना, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए ये हमारा चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो हम ये अब जान लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे इसके खोजकर्ता है माइकल फैराडे। कौन है जी, माइकल फैराडे, ठीक है ना। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। अब इस पर हालांकि बहुत सारी इस पर बातें कही गई हैं, कैसे कैसे खोज हुआ उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं, बट फिर भी हमें टॉपिक ज़्यादा देखना है तो मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होते क्या है, ये हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब इतना ये हमारा परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जो कि आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चाहे क्यों भैया, मैं कह रहा हूँ ना चाहे नहीं भैया, अभी हम याद भी आपको करा देंगे। करना है याद,
करना है ना, चलिए याद करा देते हैं तब। तो समझिएगा सबसे पहले तो सपोज दैट ये एक, समझिए ये एक चुंबक है। अब हम याद करा रहे हैं आपको, ये सपोज दैट ये एक चुंबक है N और S, ठीक है ना। ये हमारे पास एक चुंबक हो गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है जी, ये हमारे पास चुंबक हो गया। अब इस चुंबक के पास एक हमने यहाँ पर कुंडली ले लिया है, ये हमने यहाँ पे कुंडली ले लिया, इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी हमने लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा कुंडली हो गया, लिख तो सकता ही हूँ ना कुंडली है, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये एक चुंबक है, ये एक कुंडली है। तो जो हमारे मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराया। कौन सा गति, आपेक्षिक गति। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होती है, आपेक्षिक गति होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में सबसे पहले तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। जब भी हम चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का मतलब ये है, कभी चुंबकीय फ्लक्सों की मान कभी बढ़ जाएगा और कभी घट जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, अरे चुंबक है तो इससे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे ना, तो जो लंबवत विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की संख्या को कह रहे हैं। तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी मतलब जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न यहाँ पे हुआ है, जिसे हम प्रेरित धारा भी कहते हैं, तो यही विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, समझिएगा। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण चुंबक के पास रखे जो कुंडली है ना, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसी को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसे नहीं। तथा इस घटना को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बताइए आपको याद हो गया या नहीं हो गया। हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, बल्कि समझ कर याद करें। रटना बहुत ही हार्ड होता है दोस्त,
इसलिए मैं एक बार अंत में एक बार और बोल दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक आता है जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, अब ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम जरूर आज के इस वीडियो में आप ध्यान से समझेंगे। देखिए फैराडे नामक जो माइकल फैराडे हैं, ये एक नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ही एक नियम, एक नहीं दो नियम प्रस्तुत इन्होंने किया। तो माइकल फैराडे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, समझिएगा, माइकल फैराडे एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किया। एक है प्रथम नियम और एक है हमारा द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ही दो नियम प्रस्तुत किए हैं, एक का प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। तो वही बात लिखा गया है, माइकल फैराडे मतलब फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए हैं, एक है हमारा प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। चलिए अब इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। प्रथम नियम में हमें क्या बात बताया गया, तो प्रथम नियम में हमें विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं, इसी को प्रथम नियम में हमने बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताइए ये हमने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है ना, बिल्कुल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी हमने आपको दिखाया है, तो ये आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या होता है। तो ये एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ, और इस चुंबक के पास एक यहाँ पे कुंडली है, और इस कुंडली में एक धारा मापी लगा हुआ है, और ये हमारा हो गया जी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति, जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमें पहले नियम में हमें बताया गया है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है ना। एक और लाइन इसमें अगर बढ़ा सकते हैं कि इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चाहे तो आप इसमें और भी बढ़ा लीजिएगा। वही बात लिखा गया है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे। दूसरा हमारा आता है नियम जो है हमारा द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है।
मतलब यहाँ पे ये कहा गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला में बताया गया कि जो विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती होता है डी फाई बाई डी टी के, डी फाई बाई डी टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है डी फाई बाई डी टी क्या है, तो ये है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और ये टी क्या है, समय है, या इसी को हम दर कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का दर है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर है जो है डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यही बात आपको लिखा गया है। पहले आपको इसमें ये बोल दिया गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यही बात लिखा गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है दोस्त, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये था हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम जो कि हमने डिस्कस किया है। अब मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है जो है लेंज का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो है लेंज का नियम। लेंज का नियम, और ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार, मैं कह सकता हूँ VBI है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो लेंज का नियम क्या होता है? लेंज के नियम के लिए हमने यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। लिखा गया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षी गति होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसके कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। हम इतनी बात अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जब भी हम इतनी बात पढ़ चुके हैं कि जब भी अभी हमने इतनी बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चुंबक के और कुंडली के, जब भी ये कुंडली एक है सपोज दैट चुंबक है, तो जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बात अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, ये कहा जा रहा है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर बता रहा हूँ और दो यहाँ पे फिगर आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक फिगर मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए ये एक चुंबक है और एक और मैं यहाँ पे भी चुंबक बना दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। दो हमने चुंबक बना लिया और दो यहाँ पे हम कुंडली बना लेते हैं। सपोज डेट ये एक कुंडली हमने बना लिया, थोड़ा मैं पास ही बना लेता हूँ। ये एक कुंडली हमने बना लिया और यहाँ पे एक और हमने कुंडली बना ली है, ठीक है ना। देखिए दो चुंबक हमने लिया हुआ है, एक है हमारा यहाँ पे S ध्रुव है और N ध्रुव है। ये सपोज डेट N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, ठीक है ना। यहाँ पे बात आप समझिएगा, ये हमारा कुंडली है। तो देखिए यहाँ पे S और N ध्रुव यहाँ पे है, ठीक है ना। S और N ध्रुव है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, S और N ध्रुव है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये होता है, जब भी हम जानते हैं चुंबक और ये कुंडली है, तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो क्या होगा, इसमें एक क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि इसमें प्रेरित, अगर देखिए साउथ और नॉर्थ ध्रुव है, तो जब भी आपेक्षीय गति का मतलब क्या होता है, इस चुंबक को तेजी से कुंडली के पास हम लेके जाएंगे तो उसे भी आपेक्षीय गति कहेंगे। मतलब किसी एक को स्थिर रखकर और दूसरे की गति ही आपेक्षीय गति कहलाता है।
तो ये कुंडली यहाँ पे स्थिर है और इस चुंबक को हम तेजी से पास लेके गए तो नॉर्थ ध्रुव है ना आगे, तो नॉर्थ ध्रुव के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इस तरीके से क्या होती है, वामावर्त दिशा में होता है। यहाँ पे कौन सा दिशा में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, वामावर्त दिशा है। वामावर्त दिशा में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, वामावर्त है। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव गया तो इस कुंडली में भी नॉर्थ ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है, देख रहे हैं ना, एन ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है। एन ध्रुव के कारण ही जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो वामावर्त दिशा में गति कर रहा है। और देखिए यहाँ पे एन और एस, यहाँ पे एस ध्रुव, देखिए एस ध्रुव आगे हमने रख लिए हैं और साउथ ध्रुव को हम तेजी से कुंडली के पास लेके जाते हैं तो इसमें जो धारा की बहने मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस ओर होती है। इसका मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा है, दक्षिणावर्त। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं कि जब नॉर्थ ध्रुव को तेजी से ले जा रहे हैं तो नॉर्थ ही ध्रुव उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, और जब साउथ ध्रुव ले जा रहे हैं तो साउथ ध्रुव ही कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चला कि अब इतनी बात हम बेसिक जानते हैं कि जब दोनों ध्रुव समान होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये भी नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हुआ। तो जब हम चुंबक को तेजी से पास लेकर जाएंगे तो इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये कुंडली इस चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। मतलब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे साउथ ध्रुव है, अब इसको हम तेजी से पास लेकर जा रहे हैं तो इसमें भी साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एस ध्रुव, ये भी एस ध्रुव, तो ये कुंडली इस चुंबक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये भी क्या करेगा, यहाँ पे भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से अगर समझ रहे होंगे तो यहाँ पे समझाना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए इस नॉर्थ ध्रुव को हम पास लेकर जा रहे हैं तभी तक ना इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। इस साउथ ध्रुव को हम पास लेकर जा रहे हैं इस कुंडली के, तभी तो इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है कुंडली में। तो साउथ ध्रुव के कारण ही साउथ ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, मतलब दक्षिणी ध्रुव के कारण दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो रहा है और उत्तरी ध्रुव के कारण ही उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। परंतु जैसे ये पास जा रहा है ना तो ये उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होने के कारण ये कुंडली इसको दूर हटा रही है, मतलब उसी को जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है। पास जाने को कह रहा है तो ये दूर हटा रहा है, जबकि इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो यही हम कह रहे हैं कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षी गति होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। ये उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। इसी साउथ के कारण ही ये साउथ ध्रुव उत्पन्न हुआ है और उसी का ये वाला ना इसी का विरोध भी कर रहा है। तो वही बात लिखा गया है कि जब भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षी गति होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, ठीक है ना। ये लिखने के बाद ये दोनों फिगर आप बना लीजिएगा, फर्स्ट फिगर, ये हमारा सेकेंड फिगर बना लेंगे ना। यहाँ पे एक और पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि लेंज का नियम क्या है और क्या यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है और कारण बताइए, ऐसे कह दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों के क्या है, अनुकूल है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है जी, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमने ये पढ़ा था कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, बल्कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। कैसे हो रहा है तो समझिएगा, जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाने पर, या देखिए कुंडली के पास चुंबक को लेकर जाएं या चुंबक को कुंडली के पास लेकर आए, दोनों आपेक्षीय गति होगा। तो जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाने पर कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, इसी
इसी को हम विद्युत धारा भी या प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा लिखिए या प्रेरित धारा कह सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि जब भी चुंबक और कुंडली के बीच, मतलब जब किसी कुंडली के पास चुंबक को हम ले जाते हैं तो एक प्रेरित धारा या एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने पर एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, इस चुंबक को कुंडली के पास हम ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, कार्य करना पड़ेगा ना। तो वही लिखा जा रहा है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना, करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये कार्य हम कर रहे हैं, इस चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे हैं तो इसके लिए एक हम कार्य कर रहे हैं, और यही यांत्रिक कार्य ना विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, और उसी के कारण ये धारा, यही विद्युत धारा में या विद्युत ऊर्जा में बदला है। तो वही लिखा गया है, क्योंकि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने पर एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के क्या है, अनुकूल है, ठीक है ना। मतलब ये कार्य के कारण ही इसमें धारा उत्पन्न हुआ है। यदि हम एक कार्य ना करें, इस चुंबक को कुंडली के पास मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बीच से वीडियो कट गया था। मैं आपको समझा रहा था कि जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। हालांकि सब कुछ हमने बता ही दिया है, केवल हम इतना ही कह रहे हैं कि ये जो चुंबक है कुंडली के हम पास ले जा रहे हैं तो इसके लिए हमें एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य नष्ट नहीं होता, बल्कि यही यांत्रिक कार्य विद्युत धारा में या प्रेरित विद्युत वाहक में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब कार्य है, कार्य भी एक ऊर्जा ही है, तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल ही तो है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम भी तो यही है कि एक ऊर्जा जो है वो नष्ट ना हो, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदले। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं जी। चलिए, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इसको आप ध्यान से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका, यहाँ पे तीन नाम लिखा गया है, अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। ये बातें कहेंगे जी। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, नहीं आया तो टेंशन ना लें, आपको हम एक फिगर बता दे रहे हैं उसको समझिएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ लें, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा क्या है, तर्जनी है, और ये हमारी माध्यिका है, ठीक है ना। अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका कह रहा है कि बाएं हाथ के, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। इस तरीके से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एक फिगर से समझाऊं, जैसे सपोज डेट ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा सपोज डेट, ऐसा मैं पूरा हाथ नहीं बना रहा हूं, ठीक है, एक समझाने के तौर पे, याद करने के तौर पे आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये फिगर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो अंगुली, ये आपको अंगुली जो दिखाई दे रही है, एक ये अंगुली है, एक ये अंगुली है, तीन अंगुलियां यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारी अंगूठा है, ये हमारा ये अंगूठा है, ये हमारा है तर्जनी, और इस वाले को हमने मान लिया कि ये माध्यिका है, ठीक है ना। ये हमारा अंगूठा है, तर्जनी है, माध्यिका है।
यहाँ पे ये बताया गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर हम इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इसका मतलब इन तीनों के बीच में अगर हम देखें कोण बन रहा है तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बने। तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा यहाँ पे ये बात बताया गया कि जो अंगूठा है वो अंगूठा किसको प्रदर्शित करें, तो जो हमारा अंगूठा है यहाँ पे लिखा गया है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। और जो माध्यिका है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। मतलब ये प्रेरित धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करे, और ये जो क्या है अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। समझ में आ रहा है हमने यहाँ पे क्या बताया है? देखिए एक बार अंत में मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। इतना ही बोलना है, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस तरीके से शॉर्टकट में यहाँ से समझकर ये याद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा है। मैं नहीं चाहता आप रट कर याद करें, इस तरीके से समझकर कुछ ट्रिक के साथ भी याद हमें करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक स्पष्ट रूप से मैं बता दूँ, ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स में साइड में बना सकते हैं, जिससे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकें, ठीक है ना। कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक है, आप वहां से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी लिंक हमने दे दिया है। आपको सुबह में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का रिवीजन हम करा रहे हैं। हाँ, 2-3 आवश्यक सूचना मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको जान लीजिए। मैं आपको बताया ही था कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स की क्लासेस कब कब चलती हैं, तो संडे को मतलब मंडे को और ट्यूसडे को, मतलब सोमवार और मंगलवार को चलती हैं, सोमवार और मंगलवार। तो सोमवार मंगलवार को फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं। अब केमिस्ट्री की क्लासेस हमने आपको बता दिया है कब चलती हैं, ये सभी आप जान लीजिए। केमिस्ट्री के बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है ना। ये बुध और बीफे किसको चलता है, आपका केमिस्ट्री चलता है। हिंदी कब चलेगा जी, हिंदी आपका चलेगा शुक्रवार को, ठीक है ना। इंग्लिश कब चलेगा, इंग्लिश एक दिन आपकी स्टडी अभी कराई जाएगी, अभी समय बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है ना। इंग्लिश आपका जो सैटरडे मतलब शनिवार को, ये आप याद रखेंगे। आज संडे को क्या चलेगा, संडे को स्टडी प्लस मोटिवेशनल कोई वीडियो आपको, मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगे जी संडे को, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये एक टाइम टेबल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद रखेंगे सोमवार और मंगलवार को हमने फिजिक्स की पढ़ाई, आज मंगलवार है हमने कर लिया है। कल आपको मिलने वाले केमिस्ट्री कल और परसों केमिस्ट्री आपकी क्लासेस चलेंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट सूचना है, वीडियो में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की
और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का पीडीएफ नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।